दोस्तों, जब हम लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सी बार हम सोचते हैं कि भाई कितनी सारी कंपनियां हैं, 5,000 कंपनीज है। कितनी कंपनियों को दोस्तों हम ट्रैक करेंगे? कैसे हम जान पाए कि इतनी सारी डगलोस ऑफ कंपनीज में से मुझे कहां पे पैसा लगाऊं तो मैं ग्रोथ उम्मीद करूंगा, साथ ही में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद करूंगा, जिससे निवेश करने के बाद मुझे बार बार भाव को देखना ना पड़े, मुझे कंसिस्टेंटली हर साल डिविडेंड भी आते जाए और पैसा भी 12-15% से दोस्तों बढ़ता जाए। अगर दोस्तों हम कुछ ऐसा चाहते हैं तो 5,000 कंपनियों के पीछे पड़ के काम नहीं होगा। इतनी कंपनियों को हम कैसे देख पाएंगे कि भी किधर मेरे को ग्रोथ मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए? बहुत सी बार होगा कि कुछ कंपनियों में कुछ समय कम ग्रोथ हो जाता है, कुछ समय हम सोचते हैं कि क्या इसका ग्रोथ और आगे लंबे समय रहेगा कि नहीं। तो बड़े कंफ्यूजन हो सकते हैं अगर हम दोस्तों कंपनियां ट्रैक करते हैं तो अभी आज हम एक तरीका देखेंगे जिससे ये कंफ्यूजन हमारा ना रहे और हम प्रॉपर वे में सिलेक्ट कर पाए कि मैं कहां पे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, जिससे मैं टेंशन फ्री, टेंशन मुक्त होके एसआईपी कर सकूं, धीमे धीमे एक्यूमुलेट कर सकूं। राइट, चलो दोस्तों तो देखते हैं। दोस्तों तो कंपनी सिलेक्शन से पहले हम पूरी साइकिल समझ लेते हैं कि पूरी जो दुनिया है दोस्तों वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट जरूर दोस्तों एक रोल प्ले करता है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जब कभी वर्ल्ड वाइड अच्छा समय होता है, ग्रोथ होता है, तो ज्यादातर कंट्रीज ग्रोथ करती है। और जब कभी चैलेंजिंग टाइम आता है दुनिया के सामने तो अच्छी अच्छी इकोनॉमी भी कुछ समय के लिए ब्रेक लग जाती है। राइट, तो हम ये पहले समझ ले कि जो हम कंपनियों में निवेश करेंगे ये कंपनी होगी, पर वो कंपनी वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे जुड़ी हुई है। आपकी कंट्री भी अलग नहीं है, क्योंकि आपकी कंट्री के कई ट्रेड या तो एक्सपोर्ट भी हो सकता है या इंपोर्ट भी हो सकता है, वो जुड़े हुए होते हैं अलग अलग कंट्रियों के द्वारा। तो इंटरनेशनल ट्रेड दोस्तों डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है। तो निवेश कर रहे तब हमें पता रहे कि पूरी दुनिया कैसा कर रही है कम से कम, और उसमें बहुत सी चीजें नहीं, कम से कम दो चीजें ध्यान रखने जैसी ज्यादा होती है। एक है दोस्तों ग्रोथ, राइट, कि भी जीडीपी ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि नहीं है, और दूसरा प्रॉफिट्स आपकी कंपनी कर पा रही है कि नहीं। जैसे इन्फ्लेशन हाई होने से प्रॉफिट डाउन हो जाते हैं। तो अगर जीडीपी और इन्फ्लेशन ये दोनों की अगर गाड़ी प्रॉपर वे में चल रही हो, जीडीपी बढ़ रहा हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि ज्यादातर कंट्रीज इसका लाभ उठा पाएगी। तो इंटरनेशनल होता है, उसके बाद आती है आपकी कंट्री। जरूर दोस्तों आपकी कंट्री वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, पर अगर आपकी कंट्री वर्ल्ड को आउट परफॉर्म करती दोनों क्षेत्रों में, ग्रोथ में आपका अगर दुनिया से अच्छा ग्रोथ है तो आपकी कंपनीज और सेक्टर के धंधे तेजी से बढ़ेंगे। अगर इन्फ्लेशन वेल मैनेज्ड है तो भी हम समझ सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी कंपनी की, हमारी कंट्री की जो कंपनीज है उनकी ज्यादा बढ़ेगी इंटरनेशनल कंट्रीज की कंपनियों के मुकाबले। राइट, तो इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है कंट्री से। कंट्री अगर कोई भी हम देखें, जैसे हम अभी भारत देखते हैं, तो भारतीय बाजार को अगर मेरे को 5,000 कंपनी नहीं बल्कि एकदम प्रॉपर वे में देखना हो तो दोस्तों ये ब्रॉडर इंडाइसिस में भी बड़ा बटा हुआ होता है। ब्रॉडर इंडाइसिस दोस्तों इसमें मार्केट कैप वाइज क्लासिफिकेशन होता है। राइट, कि भी आप कौन सी कंपनी देखना चाहते हो, सेंसेक्स की सबसे बड़ी कंपनियां या निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी यानी निफ्टी 50 कि निफ्टी की टॉप 500 कंपनियां, निफ्टी 500। अब अगर टॉप 500 भी आप देखो तो भी दोस्तों 90% मार्केट कैप टॉप 500 का होता है। तो अगर सिर्फ 500 कंपनी हमने ट्रैक की, इसका मतलब पूरा हमने 90% इंडिया को देख लिया। कोई जरूर नहीं है पूरे के पूरी 5,000 कंपनियों देखने। राइट, तो एक ब्रॉडर इंडाइसिस के द्वारा हम अच्छी कंपनियों तक पहुंच सकते हैं। देखो निफ्टी 500 तक पहुंच गए तो कम से कम 500 और 4,500 का तो बाइफर्केशन हो गया। दोस्तों ये 500 कंपनीज वो है जिनका डायरेक्ट रिलेशन है इंडिया की टोटल जीडीपी और मार्केट कैप के साथ, ये बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट, और दूसरा दोस्तों क्लासिफिकेशन हो सकता है सेक्टर्स के साथ। राइट, सेक्टर में दोस्तों इंडाइसिस होते हैं अलग अलग। अब इंडाइसिस यानी जैसे यहां पे मैंने पीएससी ओपन किया, राइट, तो यहां मैं इंडाइसिस में अगर क्लिक करता हूं, आप देख सकते हो मैं व्यू ऑल कर देता हूं। राइट, तो भारत की 5,000 कंपनियां मुश्किल है समझनी, लेकिन यहाँ पे मैं सेक्टर क्लिक कर देता हूं तो सेक्टर से समझना थोड़ा आसान है। राइट, जैसे ओके ये पूरे सेक्टर आ गए, कॉमोडिटी इंडेक्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, फाइनेंशियल सर्विस। तो अगर मैं भारत को इन 10-15 अलग अलग सेक्टर से देखूं तो भी मेरी थोड़ी आइडिया क्लियर हो सकती है। मैं सोच सकता हूं कि इनमें से कौन से सेक्टर में पैसा लगाया जाए।
दोस्तों मैं जब भी कोई सेक्टर को देखूं मुझे जवाब मिलना चाहिए कि क्या ये सेक्टर ग्रोथ कर पाएगा कि नहीं। दोस्तों सेक्टर क्यों देखने, ग्रोथ के लिए, राइट। कंपनियां ग्रोथ नहीं करती है दोस्तों, सेक्टर ग्रोथ करते हैं जिसके कारण उसके अंदर की जो कंपनियां होती है वो सब बढ़ने लगे। तो मैं क्वालिटी कंपनी ढूंढूं उससे भी कोई लेना देना नहीं। पहला काम मेरा क्वालिटी से आता नहीं है कि मैंने एकदम डेप्थ फ्री कंपनी में पैसा लगा दिया पैसा बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। कितनी ही ऐसी डेप्थ फ्री कंपनियां, क्वालिटी कंपनियां पड़ी हुई है 20-20 साल से और डिके होती जा रही है। तो क्वालिटी का जो रोल है वो पहले नहीं आता है, पहले रोल आता है दोस्तों ग्रोथ का। और ग्रोथ कंपनियों का नहीं होता है, ग्रोथ किसका होता है दोस्तों, सेक्टर का। कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो दोस्तों, अगर सेक्टर ग्रोथ करता नहीं है, वो सेक्टर की प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है या सर्विस की डिमांड नहीं है, तो आपकी अच्छी कंपनी भी नीचे आ जाती है, राइट। मतलब ग्रोथ वाइज कंपनी के वैल्यूएशन कम हो जाते हैं, राइट। आपकी कंपनी चाहे कैसी भी हो, पर अगर वो सेक्टर में ग्रोथ है तो दुबली दुबली कंपनियां भी दौड़ने लगती है, राइट। दौड़ने लगती है इन सेंस अगेन वैल्यूएशन वाइज उनके धंधे बढ़ते हैं, बराबर। तो पहली चीज है दोस्तों, जब आप इंडिया पे नजर करो, इंडिया की अलग अलग इंडाइसिस को समझो, नाम से पता रहे कि ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यार क्या हो, ये एनर्जी यानी कौन सा इंडाइसिस है, ये एफएमसीजी यानी कौन सा इंडाइसिस है, राइट। अब ये सेक्टर बढ़ेगा तो अंदर की अलग अलग कंपनियां बढ़ेगी, राइट। तो इंडाइसिस को दोस्तों हम प्रॉपर वे में समझ ले। इंडाइसिस के बाद आती है इंडस्ट्रीज, राइट। अब हर एक इंडाइसिस बटा हुआ होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज, राइट। जैसे यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल सर्विस देखो तो भी बैंक भी तो फाइनेंशियल सर्विस का हिस्सा है, लाइफ इंश्योरेंस भी फाइनेंशियल सर्विस का हिस्सा है, जनरल इंश्योरेंस भी फाइनेंशियल सर्विस का हिस्सा है, फाइनेंस भी फाइनेंशियल सर्विस का हिस्सा है, राइट। वैसे हेल्थ केयर में फार्मा की कंपनियां हेल्थ केयर का हिस्सा है, लेबोरेटरीज की कंपनियां फाइनेंस का हिस्सा है, हॉस्पिटल की कंपनियां हेल्थ केयर का हिस्सा है, फाइनेंस नहीं हेल्थ केयर का हिस्सा है। तो वैसे पूरा जो एक बार अगर आपने इंडाइसिस देख लिए, सेक्टर आपको पता चला, उसके बाद इंडस्ट्री वाइज अगर हम क्लासिफाई करें तो दोस्तों एक इंडेक्स में हो सकता है 10 छोटे छोटे इंडस्ट्री हो, जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करने वाली होगी और कुछ इंडस्ट्रीज के धंधे बहुत बढ़ेंगे आने वाले टाइम। तो हम उन्हीं इंडस्ट्री पे ध्यान दे जो इंडस्ट्री में हमें अनुमान है भारत से ज्यादा ग्रोथ, जैसे इंडिया का जीडीपी एट विच प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, राइट। अगर डबल डिजिट में ग्रोथ करता है तो आपकी जो इंडस्ट्रीज है इनके धंधे डबल डिजिट से बढ़ने चाहिए। जितने अच्छे हम माहिर होंगे, अगेन कह रहा हूं दोस्तों कंपनी सिलेक्शन में नहीं, जितने हम माहिर होंगे इंडस्ट्री सिलेक्शन में, जितना ज्यादा पैसा पोर्टफोलियो का हम ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में डाल पाएंगे उतने पोर्टफोलियो को बूस्ट मिलेगा, राइट। तो मेरा कौन सी कंपनी में पैसा लगाने वाला हूं उससे पहले क्या काम बनता है, कौन सी इंडस्ट्रीज है जो ग्रोथ करेगी, राइट। तो इंडस्ट्री हो गया इंडाइसिस का एक सब सेगमेंट, और उस इंडस्ट्री में आती है कंपनियां। मान लीजिए आपने एएमसी सिलेक्ट की तो अलग अलग यूटीआई, एचडीएफसी, सन बिरला कंपनीज हुई। अगर आपने बैंक सिलेक्ट किया, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी, इंडेक्स, ये सब कंपनीज हुई, राइट। वैसे ही अलग अलग जो कंपनियां होती, अलग अलग जो सेक्टर होते हैं, वो सेक्टर में कंपनियां होती। तो जब क्वालिटी कंपनी लेने का टाइम आता है तो वो ये समय आता है, जब तक आपको ये नहीं पता है कौन से इंडस्ट्रीज आने वाले समय में दोस्तों ग्रो करेगी, तब तक क्वालिटी देख के कोई काम नहीं है। क्योंकि कितनी ही अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो, ग्रोथ नहीं होगा, पैसा नहीं बढ़ेगा, राइट। तो एक बार ग्रोथ देख लिया इंडस्ट्री का, राइट, इंडस्ट्री का ग्रोथ देखने के बाद उसका क्वालिटी एनालिसिस करें कि चलो ये सेक्टर में मेरे को पैसा डालना है, जहां पे पैसा डालेंगे लगता है बढ़ेगा। फिर उस सेक्टर का क्वालिटी एनालिसिस करें ताकि आपको ऐसी कंपनी मिले जो कंपनी धंधा बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ा पाए। कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी कंपनी के धंधे 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ पहुंच गए इन 10-15 सालों में, तो आपने बिल्कुल सही सेक्टर सिलेक्ट किया था। लेकिन कंपनी सही नहीं होने की वजह से धंधा 1000 करोड़ का जब 10,000 करोड़ पहुंचा, प्रॉफिट तो बढ़े ही नहीं, उतने ही है जितने 1000 करोड़ पे करते थे। तो आपका पूरा 10 साल वेस्ट किया। क्यों? बिकॉज यू हैव नॉट सिलेक्टेड अ बेटर कंपनी, राइट। तो कंपनी सिलेक्शन कब आता है दोस्तों? इंडस्ट्री सिलेक्शन के बाद, बराबर है। तो ये पूरी साइकिल में अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी चलता है और इसी जर्नी में वैल्यू बाइंग करते जाए। कंपनी आपने ले लिया, बढ़ने ही वाली है, पर बीच में बहुत से चैलेंजिंग टाइम आएंगे,
तो जब चैलेंजिंग समय आता है, मुश्किल समय, तब आपकी यही कंपनियां सस्ती मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप कंपनियां बदलने वाले हो। टूटा हुआ तो सब कुछ होगा, इधर से इधर जाके क्या करोगे, बराबर कि नहीं? तो जब सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ सस्ता मिल रहा है, तब वैल्यू बाइंग करें। तो मैंने ये जो पूरी साइकिल बताई आपको, ये साइकिल में तीनों पैरामीटर आ गए। ग्रोथ पैरामीटर आ गया, क्वालिटी पैरामीटर आ गया और वैल्यू बाइंग पैरामीटर आ गया। दोस्तों तीनों पैरामीटर को साथ लेके चलेंगे, तगड़ी वेल्थ क्रिएट होगी और हम बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इतना क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, बताऊं, चलो एक एग्जांपल से अपन ये एक्सरसाइज करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट अभी हमको पता है दोस्तों कैसा है, राइट? जीडीपी अफेक्टेड है, नहीं बढ़ रही है दुनिया की। इन्फ्लेशन ने मारा है, तो एक तो धंधा नहीं बढ़ रहा है और प्रॉफिट घट रहा है, तो बहुत बुरे हाल होंगे। और आपका वर्ल्ड ईयरली लो लगा के बैठा हुआ है। इंडिया एज अ कंट्री देखे, जीडीपी कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल डिजिट में है दोस्त, पर इन्फ्लेशन है यहाँ पे भी हाल। तो धंधे बढ़ रहे, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे आपकी कंपनियों के ये समय पे इंडिया में, राइट? तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन डाउन आ जाएगा तब आपके धंधे भी वापस बढ़ेंगे। तो ऐसे समय पे दोस्तों ऐसे इंडेक्स ढूंढ डालो जो आने वाले 10-15 साल बढ़ने वाले हैं, राइट? तो ये करने के लिए आप अगर ये पूरी एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो यहाँ पे ब्रॉडर इंडेक्सिस में दोस्तों एक इंडेक्स है, राइट? जैसे मैंने बताया 500, वैसे एक ऑल कैप है। ऑल कैप यानी दोस्तों ऑल कैप में 98% मार्केट कैप पूरा कवर हो जाता है। इसमें 750-800 जितनी कंपनियां होती है, 100 करोड़ प्लस मार्केट कैप वाली सारी कंपनी आ गई। और अगर निफ्टी 500 भी लेते हो, तो निफ्टी 500 ने भी 90% प्लस मार्केट कैप कवर करना है। तो ये दो से बहुत आगे नहीं बढ़ना है, फिर बहुत माइक्रो कैप में जाने का जरूर नहीं, बराबर? अब सेक्टर में जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज की हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसे मैंने अभी ये कॉमोडिटीज पे ये पूरा एक्सरसाइज किया है। मैंने क्या किया, जो यहाँ पे इंडेक्स है कॉमोडिटी इंडेक्स, पहला वाला है, कोई सिलेक्शन विलेक्शन नहीं किया है। वो कॉमोडिटी इंडेक्स मुझे लगा चलो मैं एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब कॉमोडिटी इंडेक्स में दोस्तों 193 कंपनीज है। तो इतनी सारी कंपनी में यार मैं कौन सी कंपनी लूं जिसमें मेरे दोनों पैरामीटर सेट हो जाए, ग्रोथ सेट हो जाए, क्वालिटी सेट हो जाए। देखो वैल्यू कभी सेट नहीं होगी, वैल्यू एक्शन है जो आपको लेनी है जब जब बाजार गिरता है तब। तो वैल्यू सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, वैल्यू बाइंग तो बाद में आता है जब बाजार गिरता है तब, उससे पहले आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया आता है। तो मैंने अभी कॉमोडिटी सेक्टर जब देखा तो देयर वर 193 कंपनी। अब ये सेक्टर जो निफ्टी कॉमोडिटी है या आप इसको बीएससी कॉमोडिटी बोलो, दोस्तों 16 के पी पे चल रहा है। अभी यार देखो अपना बाजार जो है वो तो 20-21 के पी पे है, तो ये तो बाजार से भी सस्ता मिल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया हो गया। नहीं, यही पे दोस्तों लोग गलती करते हैं। उनको लगता है यार ये बाजार से सस्ता है तो पैसा इधर डालना चाहिए। नहीं दोस्तों, सस्ता है तो उसके भी कुछ कारण होते हैं। क्यों इन्वेस्टर को डर लगता है? सस्ता कब होता है? जब फियर हावी। तो क्यों इन्वेस्टर को इस सेक्टर में दोस्तों डर लगता है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे कोई चीज सस्ती नहीं मिलती है, कोई भी चीज सस्ती मिलने पे टूट नहीं पड़ने का, बराबर है? प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने यहाँ पे 2.04 लिखा है। अब ये भी देखो, सब कॉपी मारा, इधर जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा पी ना कौन सी कंपनी है ना कौन क्या प्राइस टू बुक वैल्यू, एवरीथिंग यू कैन गेट, राइट? तो जरूरी नहीं है कि मैंने कहा वो सीक्रेट जगह से ढूंढा है, सब कुछ इधर दिया हुआ है, ये देखो दिया तो है आपके सामने, राइट? सो यस, प्राइस टू बुक वैल्यू इज ऑल्सो चीप, सस्ता है। पर सस्ता है कि नहीं है वो सही में हमें पता चलेगा ग्रोथ से, इसे ग्रोथ से। अब दोस्तों अगर मैं इसका टोटल डेटा देखता हूं और मैं देखने का प्रयास करता हूं कि 16 का पीई को मैं सस्ता मानूं कि क्या मानूं, राइट? वो अभी हमको पता चलेगा। मैंने यहाँ पे सारे पूरे इंडस्ट्री का मार्केट कैप लिखा है। कितना है दोस्तों? करीबन हम कह सकते हैं 25.6 लाख करोड़, राइट? तो अपना एनएससी या बीएससी का मार्केट कैप 250 लाख करोड़ है। तो हम ये कह सकते हैं कॉमोडिटीज जो सेक्टर है वो पूरे इंडिया के 10%, कितने 10% मार्केट कैप को रिफ्लेक्ट करता है, 10% ऑफ इंडिया टोटल मार्केट, राइट? 256 लाख करोड़ अगर मैं इनकी सारी कंपनियों के धंधों का टोटल करूं तो करीबन 14 लाख करोड़ का इनका टर्नओवर। कितना? 14 लाख करोड़। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट दोस्तों, कॉमोडिटी सेक्टर 14 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है और मार्केट कैप उसको मिलता है 25 लाख करोड़। तो धंधे के मुकाबले दुगना मार्केट कैप इनको मिल रहा है, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात भी नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत गजब हो गया, राइट? 5 गुना 10 गुना भी मार्केट कैप सेक्टर को मिलती है। ये उस पर डिपेंड होता है दोस्तों, धंधे के मुकाबले मार्केट कैप जितना ज्यादा मिले उतने कॉन्फिडेंस, बुल्ली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में है, बुलिश है। धंधे के मुकाबले जितना कम मार्केट कैप मिले उतना समझ लो इन्वेस्टर बेरिश है, इन्वेस्टर को डर लगता है। और शेयर बाजार में नहीं है डर के आगे जीत, ये खाली डायलॉग,
राइट। मैंने 2020 के धंधे डाले, 15 के डाले, 10 के डाले, मैंने यहाँ प्रॉफिट डाला। राइट। देखो ये धंधे डाल के मुझे पता चला कि मेरा जो कॉमोडिटी सेक्टर है, ये सेक्टर 2 साल में दोस्तों 24% कगार से बढ़ा है, 2 years। राइट। तो पिछले 2 साल में अच्छा ग्रोथ रहा, पिछले 7 सालों में इसका ग्रोथ 20% रहा, 12 सालों में 17% रहा। तो आप क्या कहोगे इसको, ये इंडिया से अच्छा ग्रोथ कर रहा है कि बुरा ग्रोथ कर रहा है? ऑब्वियसली अच्छा ग्रोथ है। राइट। अब 17 या 20% से अगर ये सेक्टर ग्रो करता है तो इसको 20 के 30 का पी मिलना चाहिए। पर फिर भी देखो ग्रोथ पैरामीटर इनकी तरफ है, ग्रोथ बहुत अच्छा है सेक्टर का, ग्रोथ पैरामीटर इनकी तरफ होने के बावजूद भी इनको पी नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम होगा दोस्तों क्वालिटी में। इन्वेस्टर बेवकूफ नहीं होते। राइट। इन्वेस्टर को पता रहता है कि किधर क्या करना है। तो क्वालिटी में अगर कॉम्प्रोमाइज होगा, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पाती होगी, तो इन्वेस्टर कम बुलिश रहते हैं। राइट। हम देखेंगे कि क्या ऐसा है, अभी से हम कंक्लूजन पे नहीं आते, पर ऐसा कुछ हो सकता है। अब मैं अगर इनका रिसेंट मार्जिन देखो, मैंने प्रॉफिट भी डाला, देखो इधर कितना प्रॉफिट करती है सब कंपनी मिलके, करीबन 2 लाख करोड़। अब 26 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ के धंधे पे करीबन 2 लाख करोड़ का दोस्तों आपका प्रॉफिट है, तो 13% का मार्जिन हुआ। तो प्रॉफिट मार्जिन तो दोस्तों अच्छे है। राइट। वैसे कंपनियां जो मैच्योर होती है उनके 15-20% भी मार्जिन होते हैं, बट 13 इज नॉट बैड, अच्छे मार्जिन है इनकी, फिर भी इनको मार्केट कैप नहीं मिलता। तो देखेंगे अभी अपन क्यों। राइट। अब मैं यहाँ पे यार इतनी सारी 193 कंपनी में से सिलेक्ट करने जाऊंगा तो पागल हो जाए, ऐसा नहीं कर। मैंने क्या किया, ये पूरे जो इनकी 193 कंपनी का विश्लेषण किया, तो मुझे पता चला कॉमोडिटी सेक्टर, पहले तो कॉमोडिटी सेक्टर को समझ लो, क्यों इसका नाम है कॉमोडिटी, बेसिक मटेरियल भी इसको कहते हैं दोस्तों। रॉ मटेरियल इन जो कंपनियां हैं सारी, ज्यादातर इनका कॉमोडिटी कुछ ना कुछ होता है। राइट। जैसे आयरन एंड स्टील का रॉ मटेरियल क्या होता है, आयरन एंड ओर। सो व्हाट इज आयरन एंड ओर? इट इज वन टाइप ऑफ कॉमोडिटी। सीमेंट कॉमोडिटी, एल्यूमिनियम कॉमोडिटी। तो सेक्टर क्या हुआ, कॉमोडिटी। तो जब कॉमोडिटी पे डिपेंड रहता है सेक्टर, तो कॉमोडिटी के दाम बढ़ने और गिरने से कंपनी के प्रॉफिट बड़े वॉलेटाइल रह सकते। दोस्तों कॉमोडिटी सेक्टर इसीलिए हिस्टोरिकली फेमस है इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए। किसके लिए दोस्तों? इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए। इसीलिए दोस्तों इनको मार्केट कैप कम मिलता है। राइट। जैसे यहां पे अभी आप देख रहे हो आयरन एंड स्टील, दोस्तों इनके अलग अलग जो इंडस्ट्री कॉमोडिटी में आती है, जैसे कॉमोडिटी में कौन सी इंडस्ट्री की नहीं जाती है, आयरन एंड स्टील इसका पार्ट है। तो आयरन एंड स्टील दोस्तों 15% मार्केट शेयर के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल है। इट्स ए ह्यूज सेक्टर। राइट। मार्केट कैप लेकिन उसको बहुत कम मिलता है। अच्छी बात है। देखो ये मिलके करीबन 6 लाख करोड़ का धंधा करते हैं आयरन एंड स्टील की कंपनियां, पर इन सबको मिलके मार्केट कैप तो खाली 4 लाख करोड़ का मिलता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है यार, जितना धंधा है उतना छोड़ो, कॉमोडिटी को तो डबल मार्केट कैप मिलता है, आयरन एंड स्टील को आधा मार्केट कैप। दोस्तों इसका कारण यह है कि आयरन एंड स्टील की जो कंपनियां हैं इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे इसमें आती है आपकी टाटा स्टील जैसी कंपनी, यू डेप बर्डन, पिछले 20 सालों में दोस्तों आधी जिंदगी लॉस में गई, 10 साल मतलब। राइट। तो इन्वेस्टर अगेन कह रहा हूं बेवकूफ नहीं होते, उनको पता है कि ये जो कंपनी है अभी इनके मार्जिन अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल कॉमोडिटी का प्रॉब्लम नहीं था, डिमांड अच्छी थी, प्रॉफिट जबरदस्त किया, लाइफ टाइम हाई। लेकिन कॉमोडिटी एक साइक्लिकल सेक्टर माना जाता है, क्योंकि कॉमोडिटी रॉ मटेरियल है। इस साल इन्फ्लेशन बढ़े तो कॉमोडिटी के दाम बढ़े, अब कॉमोडिटी के दाम बढ़े तो कंपनियों के प्रॉफिट गिर गए। अभी ये जो आयरन एंड स्टील की कंपनियों ने पिछले साल धमाकेदार प्रॉफिट किए, इस बार धमाकेदार लॉस, बिकॉज इट इज अ साइक्लिकल सेक्टर। गॉट इट? तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा पी नहीं मिलता है ना। एक बार का ग्रोथ देख के हम ये नहीं बोलेंगे मजा आ गई चलो इसको तो हम कोई भी भाव पे खरीदेंगे। नो, कॉशियस रहते इन्वेस्टर, मार खा खा के सीख गए होते, बराबर है, और डेटा देख के। सो सीमेंट दूसरा बड़ा सेक्टर, देखो आप देखो कितना धंधा है, 2,27,000 करोड़ का कंबाइंड लिस्टेड सीमेंट कंपनीज का धंधा है। यहां पे भी आप देखो धंधे से ज्यादा मार्केट कैप है। अब देखो पूरा उल्टा हुआ, आयरन एंड स्टील का धंधे से कम मार्केट कैप, सीमेंट का धंधे से डबल मार्केट कैप। क्यों? क्योंकि सीमेंट की कंपनियां कम से कम आयरन एंड स्टील जैसे मार्जिन नहीं होती। सीमेंट की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी इनसे ज्यादा अच्छी। राइट। और ये आपके सामने है चित्र, इसीलिए इनको बड़ा मार्केट शेयर मिल रहा है मार्केट कैप में। अल्यूमिनियम की कंपनियां बिल्कुल देखो 2 लाख करोड़ का धंधा ना, खाली 80,000 करोड़ का मार्केट कैप।
पूरे हाल होंगे। मतलब इन्वेस्टर जानते हैं कि एल्यूमिनियम में जाएंगे फंस सकते हैं यार, राइट, ये प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं करते। आप वैसे पूरा देखो, डाइवर्सिफाइड मेटल भी कमोडिटी का पार्ट है, ट्रेडिंग की कंपनियां जो मिनरल में ट्रेडिंग करती है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेम की कंपनियां जिसमें आपकी यूपीएल पीआई जैसी कंपनी आती है, राइट। देखो अमेजिंग है कि नहीं, 60,000 करोड़ का ये लोग मिलकर टर्नओवर करते हैं, पर दोस्तों मार्केट कैप इनको 1.5 लाख करोड़ का मिलता है। तो ये गजब बात हो गई, धंधे से 6-7 गुना ज्यादा मार्केट कैप, राइट। ऐसा कब होता है, सॉरी, धंधे से 3 गुना मार्केट कैप, है ना। तो ऐसा कब होता है, जब कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। कोमोडिटी सेक्टर को आउट परफॉर्म करता है पेस्टिसाइड एंड एग्रो। तो मतलब आपके पास पेस्टिसाइड एंड एग्रो का होना चाहिए, सीमेंट का होना चाहिए, जो कम से कम जहां पे इन्वेस्टर बुलिश रहते हैं। स्पेशलिटी केमिकल देखो, खाली 40,000 करोड़ का धंधा सब मिलके कर रहे हैं, पर इनको यार मार्केट कैप तो देखो 3 लाख करोड़ का मिलता है, राइट। तो स्पेशलिटी केमिकल भी एक इनके अंदर एक सेगमेंट होगा जो होगा छोटा कंट्रीब्यूटर, पर मार्केट कैप में इसका बड़ा बोलबाला है, राइट। सो स्पेशलिटी केमिकल, जिंक, इंडस्ट्रियल मिनरल, फर्टिलाइजर, कमोडिटी केमिकल, एक्सप्लोसिव, इंडस्ट्रियल गैसेस, ये सब कुछ छोटे सेगमेंट। अब असल में देखो, वैसे देखा जाए तो फर्टिलाइजर तो पुराना सेक्टर है, राइट। खेती बाड़ी तो कब से होती है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट का बड़ा रोल रहता है दोस्तों। फर्टिलाइजर मिलेगा नहीं, किसानों को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये हमेशा वो सेक्टर है कि जिसको सब्सिडी की जरूरत पड़ती रहती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देके भी सस्ता देगी किसानों को, राइट। तो ऐसे केस में फर्टिलाइजर की कंपनियों को मार पड़ती है, डिमांड होने के बावजूद इनको कोई पूछता नहीं। आप देखो 19,000 करोड़ का धंधा, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप। अब आज जो आप फर्टिलाइजर की कंपनियां देख रहे हो, ये सारी कंपनियां एक जमाने में निफ्टी में हुआ करती थी, कहां बाहर निकल गई सब, क्यों, कि इनका ग्रोथ है, राइट। और दूसरी कंपनी आज आगे निकल गई, क्यों, उन्होंने ग्रोथ किया। तो ऐसे डिकेइंग सेक्टर में नहीं रहने का दोस्तों। भले 1-2 साल की अच्छी कमाई दिखे, बट स्टिल ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं है, बराबर। ये जैसे इंडस्ट्रियल गैसेस भी आप लोगों को याद होगा, अभी कोविड में लोग बहुत इसको बोलते थे कि ये ले लो, ऑक्सीजन की कंपनियां जबरदस्त चलेगी, देखो उस समय चली भी, लेकिन ये सब साइक्लिकल टेम्पररी हुआ। अभी कोविड चला गया, ये सब नहीं होगा धंधा, बराबर। इसको कंपेयर करो ग्रोथ के साथ। देखो मैंने यहाँ ग्रोथ दिया हुआ, इंडस्ट्रियल गैस का ग्रोथ कितना घट गया है, 2 साल में 9%, 7 साल में 5%, 12 साल में 8%, तो कुछ ग्रोथ ही नहीं है। तो ये ग्रोथ में कहा इनको अच्छा पी मिलेगा, कहा इनको कंसिस्टेंसी मिलेगी। सेम थिंग यू कैन सी इन फर्टिलाइजर, 10%, 8% का ग्रोथ अपने को बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा, बराबर। 2 साल का है 21, पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं है। तो ग्रोथ देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई किधर कम से कम धंधा बढ़े। ग्रोथ से डिसीजन नहीं आ जाता है कि कंपनी अभी बढ़िया हो, क्वालिटी देखनी है, वो पार्ट 2 है, पर ग्रोथ भी तो देखना है, राइट। तो ऐसे कौन से सेक्टर है जिनको मार्केट कैप अच्छा मिल रहा है, वो भी आपको इंडिकेट करता है कि अगर ग्रोथ अच्छा हो और मार्केट कैप भी अच्छा मिल रहा हो, मतलब समझ लो क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी है, राइट। अब जैसे एल्यूमिनियम का ग्रोथ है जबरदस्त, 28-28% से धंधा बढ़ता है, पर इनको मार्केट के बाद मिलता ही नहीं है, धंधे से भी आधा। तो मतलब यहाँ पे कुछ क्वालिटी पे प्रॉब्लम होगा। तो जब आप क्वालिटी एनालिसिस करोगे तब आपको ये पता चल जाएगा, राइट। अब पेस्टिसाइड्स एंड एग्रो देखो बढ़िया ग्रोथ है, राइट। वैसे भी पेस्टिसाइड्स की कंपनियों को अच्छा मार्केट कैप मिलता है। ग्रोथ अगर आपको ये 12 साल में 20%, 7 में 15, तो आप 15-20% का ग्रोथ उम्मीद कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो पेस्टिसाइड एक हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलो एक पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल की कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में हो तो दैट्स गुड, राइट। एक्सप्लोसिव का देखो ग्रोथ अच्छा है। आयरन एंड स्टील बहुत अच्छा ग्रोथ है, मतलब आयरन एंड स्टील की कंपनियां ग्रोथ अच्छा करती है, लेकिन इनको मार्केट कैप नहीं मिलता है फिर भी, ड्यू टू द रीजन विच आई सेड प्रीवियसली, प्रॉफिटेबिलिटी। सीमेंट, स्पेशलिटी केमिकल, राइट। अब इतने बड़े सेक्टर में देखो पेस्टिसाइड एक अच्छा मिला अपने को, एक स्पेशलिटी केमिकल एंड सीमेंट एक अच्छा मिला, कम से कम यहाँ पे ग्रोथ अपने को 13% मिल रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ, राइट। और प्रॉफिटेबिलिटी होने की चांसेस है, बराबर ना। क्वालिटी देखेंगे तो पता चलेगा, अभी नहीं। पर फिर नीचे नहीं जाने का जिधर ग्रोथ की उम्मीद ही नहीं। तो मेरे को देखो, एक मैंने इंडाइसिस लिया, मुझे कुछ 3-4 सेक्टर मिले कि नहीं, इंडस्ट्री मिली। अब क्या करने का दोस्तों, एक और एक्सरसाइज, यही इंडस्ट्रीज जिधर ग्रोथ है इनका क्वालिटी एनालिसिस करने का, कि इनमें कौन सी कंपनियां सबसे बढ़िया क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, कम डेप्थ से धंधा करती है, लिक्विडिटी रेशियो अच्छा है, सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा है, राइट। ऐसी कंपनियों से आप उम्मीद करोगे देखो इंडस्ट्री उनको ग्रोथ देगी और उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपको पैसे मिलेंगे, बराबर है। मैंने यहाँ मार्जिन भी डाले हुए सारी कंपनियों के, राइट, कि कौन सी कंपनी के मार्जिन कितने, वैसे मार्जिन का लेना देना ग्रोथ में नहीं है। तो इसकी चर्चा हम क्वालिटी वाले नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अभी मुझे उम्मीद है
कि आपको कम से कम इंडाइसिस इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली, ग्रोथ कैसे देखते हैं पता चला, राइट। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली कंपनियों का पूरा डेटा दिया हुआ है। पूरा कमोडिटी सेक्टर देखो, सबसे बड़ी कंपनी कौन है मार्केट कैप वाइज? अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल कमोडिटीज। इट डजंट मीन उनका धंधा सबसे बड़ा है। देखो धंधा 50,000 करोड़, तो धंधे में लार्जेस्ट टाटा स्टील है पूरे कमोडिटी, पर उसको मार्केट कैप खाली 1.25 लाख करोड़ का मिल। कितना डाइवर्जन। टाटा स्टील 2.5 लाख करोड़ का धंधा, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट। आपका अल्ट्राटेक 50,000 के करोड़ के धंधे पे 2 लाख करोड़ का मार्केट, 4 गुना। व्हाई? देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच वी कैन सी इन क्वालिटी एनालिसिस, क्योंकि ग्रोथ तो सबका है, राइट। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनियां मिलेगी। मैं ये वीडियो में ये पूरे सेक्टर की लिंक भी दे दूंगा ताकि आप इसका शांति से एनालिसिस कर सके, राइट। तो अभी ये पार्ट 1 का मेरा पर्पस था, मैं आपको ग्रोथ पैरामीटर कैसे देखने वो एक बता दूं, राइट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और कॉलम होना चाहिए, अभी किसका ग्रोथ अच्छा है, 9 मंथ के डेटा। तो ये मैंने लॉन्ग डेटा में हमेशा रखता हूं और अभी के डेटा में हर बार इसके फीड करता हूं, राइट। तो मैंने आपको जो मेरा परमानेंट डेटा है, लॉन्ग डेटा, वो आपके साथ शेयर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो, इसी के पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, क्वालिटी एनालिसिस कमोडिटी सेक्टर का हम कैसे करें। फिर कंक्लूजन आएगा कौन सी कंपनियां है पूरे सेक्टर में जिस पे मेरे को लेना चाहिए, मैं दाव खेल सकता हूं आने वाले 10-15 सालों का, राइट। दाव मतलब आने वाले समय में फिर जब बाजार गिरेगा तो मैं इसी में वैल्यू बाइंग करूंगा। मैं इसी में नई नई कंपनी नहीं ढूंढूंगा, आज दीपक नाइट्रेट ले लिया, कल एनएमडीसी ले लिया, परसों एसीसी ले लिया, नहीं। कंपनीज आर फिक्स, मौका मिलने दो चौका लगाने, वैल्यू बाइंग। सो होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन, राइट। शांति से इसका एनालिसिस भी कीजिएगा और मिलेंगे इसी के दोस्तों पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद टू एवरीवन। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.